अर्चना गहलोत साहब। जी भाई साहब। कराइए। अब वीडियो और ऑडियो दोनों ओपन करके प्रेयर कराइए। जी जी भाई साहब। जी भाई साहब। मातृ प्रणाम। 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार धवला या कुंदेन्दु तुषार धवला श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर देवै सदा वन्दिता हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। पहले जो खत्म कर दे उसके बाद कुछ करिए। मातृ प्रणाम। 1 2 3। ब्रज प्रांत के शिक्षण प्रशिक्षण प्रमुख आदरणीय डॉक्टर अजय जी भाई साहब से आग्रह है कि आज की इस मीटिंग का विषय, इसका हेतु, इसकी प्रस्ताव की कृपा करें। पहले पर्चा करवा दीजिए। कृष्ण जी जी भाई साहब। पहले भाई साहब का पर्चे। अच्छा अच्छा। हम सब जानते हैं कि हाँ करवा रहा हूँ भाई साहब। जी जी अभी हम सब जानते हैं कि विद्या भारती के हम सब जानते हैं विद्या भारती की जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम पूरे जून माह चले हैं, इनमें से एक क्रम आज भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिनका हमको प्रबोधन मिलने वाला है वो हम सबके चिर परिचित ही नहीं। अभी आपने देखा होगा भाई साहब ने ज्वाइन करने के साथ साथ ही सबको नाम से भी बुलाया। निश्चित रूप से हम सब में ऊर्जा का प्रवाह हुआ होगा। श्री अवनीश जी भटनागर, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मंत्री, आप अन्न संचयन संस्थान भारत सरकार में अधिकारी हैं। आपका निवास हापुड़ में है। हम सब के लिए बताने लायक और प्रसन्नता की बात यह है कि आप विद्या भारती के सभी अंग उपांगों से परिचित हैं। आप विद्या भारती के छात्र, विद्या भारती के आचार्य और वर्तमान में विद्या भारती के अधिकारी के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं डॉक्टर अजय जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आज की बैठक की प्रस्ताविकी रखने की कृपा करें। डॉक्टर अजय जी शर्मा।
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही साहब। कौन से बताऊं, यहाँ से कराना ठीक है ना। अभी अजय जी भाई साहब की आवाज नहीं आ रही है। इस बैठक की प्रस्ताविकी के विषय में मैं प्रयास करता हूं कि कुछ बता पाऊं। आवाज अब मेरी आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, वो रास्ते में है। थोड़ी देर बैठक का विषय है कोविड-19 के बाद हमारी जो तंत्र है, विद्या भारती शिक्षा का तंत्र अनुसांगिक संगठन के रूप में जो कार्यरत है, कोविड के इम्पैक्ट की वजह से हमारी आगे आने वाले पूरे एजुकेशनल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम सब किस किस रूप में प्रभावित होंगे, ऐसा आज भाई साहब के प्रबोधन का विषय रहेगा। मैं आदरणीय अवनीश जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि अपनी बात प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय अवनीश जी भाई साहब। कृष्णकांत जी ऑपरेट कौन कर रहे हैं? एक बार म्यूट ऑल कीजिए, क्योंकि अन्य अनेक आवाजें बीच में आ रही हैं। कर दिया भाई साहब, म्यूट कर दिया सर, कर दिया। अब नहीं आएंगी सर, म्यूट कर दिया है। वो थोड़ा लाइव हो रहा है भाई साहब, इसलिए क्रॉस हो रहा है। जी, अब मैं अनम्यूट हो पाया हूं। जी कृष्णा जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रारंभ करूं? हरिओम। आवाज आ रही सर? जी जी। तो साहब, सब ब्रजवारन को राधे राधे। साहब अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आज की इस चर्चा में 3-4 बातों को जोड़ने की आवश्यकता समझता हूं। जैसा शीर्षक अभी कृष्णकांत जी ने बताया, पहली बात कि यह जो महामारी चल रही है कोविड-19, इसके शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव है, यानी शिक्षा व्यवस्था में हमको क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए उसको अगर मैं शिक्षा क्षेत्र के ही शब्दों का उपयोग करूं तो अध्यापन और अधिगम को लेकर हमको क्या नए विचार करने पड़ेंगे। अंग्रेजी में शब्द प्रचलित है टीचिंग लर्निंग, इसलिए मैंने अध्यापन और अधिगम दोनों को एक साथ ही जोड़ा। इस वर्ष स्वाभाविक है हमको कार्य दिवस कम मिलने वाले हैं। अप्रैल में हमारे अधिकांश विद्यालय प्रारंभ होते, अप्रैल में नहीं हो पाए, तो अभी जुलाई में प्रारंभ होंगे, इसकी भी संभावना नहीं है। अगस्त सितंबर कब तक अनुमति मिलेगी? अनुमति मिलेगी तो किन निर्देशों के साथ मिलेगी, कौन कौन से चीजों का नियंत्रण हो जाएगा हमारे ऊपर, ये भी अपने लिए विचार करने की बात होगी। और इसलिए यह एक आवश्यकता अपने को प्रतीत होती है कि हमको अपने इस कार्य को थोड़ा इस दृष्टि से व्यावहारिक बनाना पड़ेगा कि कम समय में हम ज्यादा चीजें कैसे कर सकेंगे। तो पहला विषय जिसकी चर्चा अपने को विचार करने की, चर्चा माने मैं सारा मैं ही प्रस्तुत करने वाला नहीं हूं, आप सब वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, लगभग सभी प्रधानाचार्य और प्राचार्य उस स्तर के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप मुझसे बेहतर सोचते हैं ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी हमारे बीच में चर्चा के जो बिंदु हैं उनमें से पहली बात मुझको ये आवश्यक लगती है। दूसरी बात
अनिश्चितता का वातावरण है, और स्वाभाविक है अनिश्चितता के बीच से एक असुरक्षा की भी स्थिति है। माने उसको अगर 2-3 प्रकार से सोचा जाए, आपने विद्यालय खोल भी लिए, अभिभावक भेजेंगे क्या आपके विद्यालयों में? ठीक है, सरकार ने अनुमति दे दी, फिर अनुमति में उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए, आज केवल भैया भैया आएंगे, कल केवल बहने बहने आएंगी, या आज आधे कक्षाएं लगेंगी, कल आधी कक्षाएं लगेंगी, उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वगैरह वगैरह, ये होगा। इस सब के बाद भी क्या अभिभावक हमारे इस बात के लिए संतुष्ट हो जाएंगे कि विद्यालय में उनके बच्चों की स्वास्थ्यगत सुरक्षा की पूरी चिंता होगी? भेजेंगे क्या? एक इसी का दूसरा पक्ष विचार करने वाला लगता है, क्या अभिभावकों की अपनी आर्थिक सुरक्षा है वर्तमान में? माने हमारे अभिभावक भी क्या वास्तव में आर्थिक दृष्टि से उनका व्यवसाय, बाकी सारी चीजें कैसे चल रही हैं? हमको सोचने का तीसरा पक्ष, ये जो कम समय मिलेगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो जाने वाले हैं, स्वाभाविक रूप से इतने में हमारी सारी चीजें कैसे समायोजित होंगी? कोर्स भी पूरा होना चाहिए, कार्यक्रम भी जो आपने न्यूनतम तय किए होंगे वे होंगे ही। विद्या भारती केंद्र ने तय कर दिया कि जो अखिल भारतीय कार्यक्रम होते थे वे इस वर्ष नहीं होंगे, अखिल भारतीय खेलकूद नहीं होंगे, अखिल भारतीय विज्ञान मेला नहीं होगा, अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव नहीं होगा। लेकिन इन 3 अखिल भारतीय कार्यक्रमों को छोड़ दीजिए तो फिर आप क्षेत्र में, प्रांत में, विभाग में कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। विद्यालय स्तर के अपने कार्यक्रम होंगे, कोई वार्षिक उत्सव होगा, कोई अपना पीटीएम होंगी, कोई अपने 15 अगस्त 26 जनवरी आदि के कार्यक्रम करेंगे। यह सब भी हमारे यहाँ होने वाला है। फिर परीक्षा और मूल्यांकन, आखिर परीक्षाएं भी आयोजित होंगी और हमको मूल्यांकन का भी विचार करना पड़ेगा। एक बड़ी चिंता का विषय लॉकडाउन के दौरान, मान लीजिए लॉकडाउन तो अब समाप्त होने लगा, लेकिन अपने लिए तो लॉकडाउन है जब तक हमारे विद्यालय प्रारंभ नहीं होते, तो इसके दौरान और इसके बाद में भी सब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, माने हमारे भैया बहन, हमारा आचार्य परिवार, हमारी प्रबंध समितियां, हमारे अभिभावक, जो सारा जिसे हम विद्या मंदिर परिवार, शिशु मंदिर परिवार कहते हैं, उन सबका स्वास्थ्य, उन सबकी ये चिंता, ये कैसे होगी? और सबसे बड़ी चीज कि ये सब होने में हमारी भूमिका, जो इस आज के इस शीर्षक का जो दूसरा अंश है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इसके बारे में ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगभग सबको ध्यान में है। प्रश्न है इसका प्रभाव हमारे काम के ऊपर क्या पड़ने वाला है? अंततः इस प्रभाव के बीच से हमारी भूमिका कैसी रहने वाली है, हमको करना क्या है? तो इसके लिए कुछ तो तात्कालिक विकल्प और कुछ दीर्घकालीन समाधान। ऑनलाइन कक्षाएं हमने शुरू कर दी हैं। आज की स्थिति में कहा जा सकता है बिना तकनीक उद्धार नहीं है हमारा। हमने ऑनलाइन कक्षाएं बहुत सारे स्थानों पर, मुझे लगता है कि ब्रज प्रांत में शायद, नगरीय क्षेत्रों में सभी दूर, सीबीएसई विद्यालयों में सभी दूर, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश जगह तक शायद ऑनलाइन कक्षाओं की पहुंच ये प्रारंभ हो गई है। परंतु यह विकल्प नहीं हो सकता, यह विकल्प हो सकता है, यह अंततः समाधान नहीं है, दीर्घकालिक समाधान नहीं है। विकल्प और समाधान में ये अंतर है। समस्या का समाधान इसमें से नहीं निकाला जा सकता। मैं प्राय इसको कहता हूं, पिछली बार भी जब आप लोगों के बीच में बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ तो ये टेक्निक आए हुए 15-20 साल ही हुए ना, कंप्यूटर आए हुए हमारे यहाँ 30 साल हुए हैं अभी। लेकिन अमेरिका में या यूरोपियन देशों में तो पिछले 50 साल से 60 साल से ये सारा चल रहा है। लेकिन 50 साल में आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि फलाने देश में, यूरोप में या अमेरिका में इतने विश्वविद्यालय, इतने महाविद्यालय बंद करने पड़े क्योंकि अब विद्यार्थी नहीं आते, क्योंकि अब विद्यार्थियों को आने की जरूरत ही नहीं रह गई, सब ऑनलाइन अपने घर पर पढ़ाई कर लेते हैं, उनके पास अच्छा मटेरियल तैयार मिल जाता है, उनको उनकी ऑनलाइन परीक्षा हो जाती है, उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है, डिग्री भेज दी जाती है, जिसको वो प्रिंट आउट आवश्यकता होने पर निकाल लेते हैं। सब कुछ ऑनलाइन चलता है। 50 वर्ष में एक भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल कोई बंद नहीं हुआ है, विद्यार्थियों का आना समाप्त नहीं हुआ है। इसका क्या अर्थ मानना चाहिए कि हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है यह समय सिद्ध है और इसका कोई विकल्प आज भी दुनिया के पास नहीं मिल पाया है। इस परिस्थिति में भी यह सब चल रहा है।
ये ऑनलाइन हमको सहारा देने के लिए तो हो सकता है, हमारे काम को थोड़ा सरल बनाने के लिए हो सकता है, या जब तक हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं उनके बीच में हो सकता है, परंतु अंततः यह समाधान नहीं है, नहीं हो सकता। परंतु इसको केवल हम इतने समय के लिए कर रहे हैं, इतना विषय नहीं, हमें आगे भी, क्योंकि एक बार मैं सुनता हूं बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि शुरू में जब चाय पत्ती की कंपनियां अपना बिजनेस फैला रही थी तो जगह जगह लगने वाले मेलों में मुफ्त में पकड़ पकड़ कर रोक रोक कर लोगों को चाय पिलाया करते थे, देखो कैसा लगता है इसको। और बाद में, या जब ये जिसे हम वनस्पति ही कहते हैं सामान्यतः डालडा के नाम से प्रचलित है, तो हिंदुस्तान लीवर ने छोटे छोटे छटाक छटाक भर के पैकेट बनाकर उसको मुफ्त में बांटना शुरू किया। फिल्मों में, सिनेमा हॉल में दिए जाते थे, घर ले जाके एक बार यूज करो, बिल्कुल देसी घी जैसा लगता है। और बाद में हम उन चीजों को खरीद कर व्यवहार करते हैं। इतने लंबे समय तक उपयोग करने के बाद हमारे विद्यार्थियों को भी, हमारे शिक्षकों को भी इसकी आदत लगने वाली है। और इसलिए इसे केवल इतना मानकर नहीं कि ये हमारा टाइम गैप अरेंजमेंट है, अभी क्या करें, विद्यालय बंद है इसलिए चलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। तो यह जिसे नीड ऑफ द आवर कहते हैं, समय की मांग है, हमको इस समय की मांग के अनुसार ही अपने आप को भी चलाना पड़ेगा। इसलिए हमारी तैयारी कैसी हो। विद्यालय खुल जाने के बाद क्या इसको बंद कर देने वाले हैं, तो वह भी नहीं होगा। हाँ, अपने को इस बात का अवश्य विचार करना पड़ेगा योजना की दृष्टि से। हमारी भूमिका क्या है, हमको विचार करना पड़ेगा कि इसका कौन सा अंश, अब पाठ्यक्रम आप केवल 1 2 3 4 5 6 के क्रम में नहीं चला सकेंगे चैप्टर्स को, कौन सा अंश ऐसा है जिसको साक्षात कक्षा में, यानी आमने सामने जब गुरुजी और विद्यार्थी बैठे हों तब चलाना, और कौन से विषय ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन चलाया जा सकता है, इस पर अपने को विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह अनुपात किसी कक्षा में या किसी विषय में 70 और 30 का हो सकता है, किसी में 30 और 70 का भी हो सकता है। कुछ विषय ऐसे हैं जो आमने सामने ही ठीक प्रकार से समझ में आते हैं। जी, ये म्यूट नहीं है सभी लोगों का, बीच बीच में अन्य आवाजें चल रही हैं। मैं पुराना वाला लिखता हूँ, जो पुराना आपके पास है आप वही है हमारा। नहीं ऐसे उसमें पेज देखा था ना, वो तो हमारे उसमें डायरेक्टरी वाली में उसमें भी नोट दिखा देगा, वगैरह नोट कर देगा। कृष्ण जी जरा म्यूट करवाइए, कृष्ण जी सेंट्रलाइज म्यूट करवा दीजिए भैया। रविशंकर जी हैं भाई साहब, कोई रविशंकर जी, उन्हें म्यूट करिए, म्यूट। रविशंकर जी जी, आगे बढ़ूं। तो अब इस दृष्टि से अपने को विचार करने की आवश्यकता है कि इस तकनीक का प्रयोग कितनी मात्रा में, कितने परिमाण में करना, और उस तकनीक के आधारित हमारे शिक्षण का अंश कितना कितना होगा। इसमें अपने को तकनीक के विकास की दृष्टि से, अगर मैं अभी तक जहां प्रारंभ हो गया है उनके बारे में कहूं, तो अब तक हमने सीखने के लिए हमारे अधिकांश आचार्य बंधुओं ने, बहनों ने जो भी मटेरियल तैयार किया होगा, मैंने एक बात पहले से और निवेदन की थी, पिछली बार भी जब आप लोगों के साथ चर्चा करने का अवसर मिला था, उस समय मैंने एक बात यह निवेदन की थी कि यह जो सारा हमारा ऑनलाइन का कार्यक्रम है, इस ऑनलाइन कक्षाओं के विषय के माध्यम से हम केवल अपने विद्यार्थियों का कोर्स पूरा नहीं कराएंगे। अपने लिए विद्या भारती में जो हम बात कहते हैं कि सब मिलाकर हमारा उद्देश्य केवल कोर्स कवर करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो उसके आज की भाषा का प्रयोग करूं तो जो नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज हैं उनका भी विकास करना, सर्वांगीण विकास, ये सारा विषय अपने यहाँ चलता है। हम सब लोग भी उसको लेकर इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। इसलिए यह हमारा विषय केवल भैया बहनों के कोर्स पूरा करने का नहीं है। इसके संबंध में हमारी भूमिका
वह केवल हमारे प्रधानाचार्य जी की भूमिका नहीं रह जाती, हमारी टीम के लिए क्या भूमिका हो सकती है, मैं जरा उसके बारे में बातचीत करूंगा। तो कुछ बातें वर्तमान शिक्षा शास्त्र से संबंधित, कुछ बातें अपने पुराने विचार से संबंधित, उसके आधार पर हम क्या कार्य योजना बना सकते हैं, उस पर कुछ चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात, हमारे पास केवल विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आप जो भी मटेरियल दे रहे हैं वह मटेरियल उनके अकेले के बस का नहीं। आप जो भी दे रहे हैं उसको आपको अभिभावकों को उसमें जोड़ना, इन्वॉल्व करना, ये हमारी आवश्यकता है या कह सकते हैं मजबूरी है। उनके बिना हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो मोबाइल फोन, घरों में सबके पास लैपटॉप होंगे, डेस्कटॉप होंगे, मालूम नहीं, मोबाइल फोन पर अधिकांश जगह हम पहुंच रहे हैं और मोबाइल फोन बच्चों के पास नहीं है। ऐसे हमारे अभिभावकों में से कितने होंगे जिन्होंने बच्चों को अलग अलग मोबाइल लेकर दिए हों, और वह भी स्मार्टफोन यानी एंड्रॉइड मोबाइल या एप्पल के संख्या बहुत कम है। और इसलिए करने के लिए अभिभावकों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। मैं प्रायः इसको कहता हूं आचार्य चाणक्य के एक श्लोक के साथ, आपने से अनेक बंधुओं को सुना हुआ श्लोक होगा कि हमारे लिए जो जिनको लेकर, जिनको टारगेट करके, जिनको लक्ष्य के रूप में सामने रखकर हमको विषय वस्तु की तैयारी करनी है, उनके लिए आचार्य चाणक्य, उनके लिए नहीं कहते, आचार्य चाणक्य तो अपने दंड नीति में कहते हैं, कर्ता कारयिता चैव प्रेरको अनुमोदकः। अब दंड नीति में कहा तो उन्होंने उनके लिए जो बताया, वो दंड विधान बताया कि किसी भी अपराध के दंड के लिए कर्ता यानी करने वाला, कार्यता यानी उसको कराने वाला, योजना बनाने वाला, प्रेरको यानी प्रेरणा देने वाला, और अनुमोदक माने उसको अनुमोदन करने वाला। चोरी का अपराध है तो माल को खपाने वाला। यह चार हैं, सुकृते दुष्कृते चैव चत्वार समभागिना। ये चारों मिलकर ही अपराध का सृजन करते हैं, इसलिए चारों को बराबर दंडित करता है। लेकिन उन्होंने सुकृते दुष्कृते कहा, तो हम सुकृत्य की बात, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कर्ता यानी हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कर्ता यही जो व्याकरण में कहते, कर्ता यानी करने वाला, तो शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे विद्यार्थी भैया बहन, कारयिता यानी कराने वाले, तो उनको शिक्षा ग्रहण का कार्य कराने वाले, उनको अध्यापन करने वाले हमारे आचार्य बंधु और बहने, प्रेरको यानी हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे प्रदेश और संभाग निरीक्षक बंधु, हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के अधिकारी वृंद, ये सभी प्रेरणा देने का ही काम कर रहे हैं, स्वयं जाकर कक्षा शिक्षण नहीं करते। और चौथी श्रेणी अनुमोदक। आप कितना भी अच्छा बता रहे हैं, परंतु यदि अभिभावकों का अनुमोदन नहीं मिला तो आपके सिखाए हुए का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए अनुमोदक यानी हमारे काम में अभिभावक। हमको अपने इसको टारगेट रखते समय, हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी उसके लिए हमारे पास एक अच्छा समय मिला है, क्योंकि समय अभिभावक भी बहुत बड़ी संख्या में बाहर नहीं जा रहे, और जा रहे हैं तो सीमित समय के लिए जा रहे हैं। यदि हमको मोबाइल का उपयोग उनसे करवाना है तो उनके प्रबोधन की दृष्टि से भी हम कुछ काम कर सकते हैं। एक पक्ष यह है विचार करने का, यानी चारों, अंग्रेजी में शब्द स्टेक होल्डर्स, हितग्राही, ये जो चारों हितग्राही हैं उनके बारे में अपने को विचार करना चाहिए। दूसरा पक्ष विचार करने का, हमारे चार प्रकार के विद्यार्थी। शिक्षा शास्त्र, आधुनिक शिक्षा शास्त्र क्या कहता है कि चार प्रकार के विद्यार्थी यानी कौन होते हैं, तो मैं वो चारों नाम बताता हूं, बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, बीएड के कोर्स में हम सब लोगों ने पढ़े हुआ है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र कहता है कुछ विद्यार्थी वे ऑडियो लर्नर्स होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ऑडियो लर्नर्स यानी जो सुनकर सीखते हैं, विजुअल लर्नर्स यानी जो देखकर सीखते हैं। ये केवल बच्चों की बात नहीं हो रही, बड़े भी, हमें भी कोई चीज सीखनी हो, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केवल सुनकर ही सीखे जा सकते। संगीत पर पुस्तक पढ़कर आप संगीत नहीं सीख सकते, आपको सुनकर ही सीखना पड़ेगा। इसके बजाय कोई क्राफ्ट है, स्किल है, शिल्प है, कला है, वो आप देखकर सीख पाते हैं। किसी को रंगोली बनाते हुए देखते हैं तो आप रंगोली बनाना सीखते हैं। रंगोली पर आपको भाषण देगा कोई तो आप नहीं सीख सकते। इसलिए दृश्य और श्रव्य, इन दोनों साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य साधन टीएलएम के मामले में बड़े उपयोगी माने जाते हैं। परंतु
यहाँ पर अपना भारतीय शिक्षा शास्त्र भी कुछ कहता है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम कोई चीज सीखते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा में से 2 तो इन्वॉल्व हो गई ना, आंख और कान। अब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है सीखने की गति यदि एकदम 2 गुनी भी नहीं हो जाएगी तो कुछ 1.5 गुनी, 1.25 गुनी तो बढ़ेगी। ये सीखने की स्पीड बढ़, इसलिए यह पद्धति। अब तीसरे प्रकार के लर्नर्स हैं रीडिंग एंड राइटिंग बेस्ड लर्नर्स, यानी जो लिख कर और पढ़कर ही सीख पाते हैं। हमें उनके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः हमारे विद्यार्थियों के लिए आप इसमें ऑडियो और विजुअल तो दे रहे हैं ऑनलाइन कक्षाओं में, लेकिन आपको आगे रीडिंग एंड राइटिंग तो आपको कुछ ना कुछ उनको इस प्रकार का काम देना पड़ेगा। और ये मैंने जो कहा फिर से कह रहा हूं, ये केवल बच्चों की बात नहीं, हम में से भी अनेक लोग किसी बैठक में, वर्ग में, कार्यक्रम में जाते हैं, डायरी पेन, उधर वक्ता का परिचय शुरू होता है, हमारा डायरी पेन खोलकर हम हाथ में तैयार रखते हैं, बोला गया नोट, अपने को लगता है सुविधा है, बाद में देख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग हो जाएगा, रिवीजन कर लेंगे, कभी पलटकर डायरी देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। यह तीसरा प्रकार। इसका भी कुछ कुछ प्रयोग आप ऑनलाइन कक्षाओं में कर सकते हैं। परंतु जो चौथे प्रकार के लर्नर्स कहे गए, विद्यार्थी कहे गए, वे विद्यार्थी कहलाते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक यानी जो गतिविधि करके ही सीख सकते हैं। अब समस्या यह है कि आपकी कक्षा में तो वे नहीं है, कक्षा में जो नहीं बैठे हैं उनसे गतिविधि कैसे कराएंगे? कक्षाओं में तो संभव है कि आप करा लेते हैं। शिशु वाटिका हमारी सारी गतिविधि आधारित होती है, विभिन्न प्रकार की दालें, मूंग की, उड़द की, अरहर की, चने की, सब आपने मिला दी और उनसे कहा कि इसको अलग अलग। अब आप उससे क्या करवाना चाहते हैं? उद्देश्य क्या होता है हमारे यहाँ शिशु वाटिका में? बच्चे को रंग की पहचान हो जाती है, ये हरे रंग की है, ये काले रंग की, ये पीले रंग की है, ये लाल रंग की। दूसरी बात, उसकी उंगलियों का उसके मस्तिष्क के साथ जो जुड़ाव है, नियंत्रण, वो अच्छा हो जाता है। उन उंगलियों की सहायता से मस्तिष्क के संकेतों के आधार पर वो रंगों को पहचानता है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। इसीलिए उसके लिए शिशु वाटिका में प्रचलित शब्द है इंद्रिय विकास। ये इंद्रियों का विकास कर रहे हैं हम, उसके कर्म इंद्रियां हैं हमारे हाथ, उन उंगलियों के कर्म करने की क्षमता का विकास ये करे। अब अगर थोड़े बड़ी कक्षाओं की बात की जाए, जिनसे सामान्यतः हम सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में विचार करें तो हमारे लिए इनमें से भी कुछ गतिविधियां कराना संभव है। मैं सबसे ज्यादा जिसके बारे में कहा जाता है कि बिना गतिविधि नहीं हो सकता, वह है विज्ञान का विषय। और हम कहते हैं कि साहब विज्ञान तो आप कैसे आप बता सकते हो? आप कितना भी अच्छा वीडियो बना दोगे, कितना भी अच्छा पीपीटी या पीडीएफ या ग्राफिक्स तैयार कर दोगे, ऑनलाइन भेज दोगे, लेकिन उतना बढ़िया नहीं समझाया जा सकता जितना बढ़िया हम उसे सामने करा सकते हैं, जितना अच्छा हम लेबोरेटरी में करा सकते हैं। मैं विज्ञान से संबंधित 2 पुरानी घटनाएं केवल, मैंने उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, सबको ध्यान में है। एक बच्चे को माँ ने कहा कि बेटा ये देखो मैं कुछ रख कर जा रही हूँ चूल्हे पर, और वो बर्तन, केतली या जो भी था, वो उसमें रखा हुआ पानी उबलना शुरू हुआ और उसके ऊपर रखा हुआ ढक्कन गिरना उठना उठना गिरना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर होने लगा। उस बच्चे को समझ में आया कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो ध्यान में आ गया कि ये भाप है जो इस प्रकार से धक्का देकर ढक्कन को हटाती और निकल जाती। आगे चलकर उसने इस सिद्धांत के आधार पर स्टीम इंजन तैयार कर दिया। एक कोई बच्चा था जिसके बारे में हम बताते हैं कि वो बगीचे में बैठा हुआ था, उसके सिर पर आकर या उसके सामने आकर एक सेब गिरा, एप्पल, और आपने बता दिया कि साहब उसको ये देखकर समझ में आ गया कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो नीचे की ओर खींच लेती है किसी भी ऊपर से गिरने वाली वस्तु को। अब जरा ये दोनों घटनाएं और दोनों जो बालक हैं, ये बालक बड़े होकर क्या बने वो आपको ध्यान में है। उस जेम्स वॉट या उस न्यूटन, जिसकी आप थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आज बताते हैं, इन दोनों में से कौन आपके लेबोरेटरी में या क्लासरूम में बैठा था? ऐसी बहुत सारी घटनाएं, केवल मैं उन 2 की बात उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। ऐसे विज्ञान के आविष्कार जहां जहां हुए, विज्ञान को पढ़ने के लिए वो लेबोरेटरी में नहीं थे। एक माँ के किचन में बैठा हुआ था, दूसरा बगीचे में बैठा हुआ था। उसके सिर पर, आपके क्लासरूम में सेब का पेड़ नहीं होता कि उसके सिर पर सेब गिरा, वो बगीचे। इसका अर्थ यह है कि सीखने के लिए वातावरण आप विभिन्न परिस्थितियों में भी प्रदान कर सकते हैं। घर को भी केंद्र बनाकर, घर को भी आधार बनाकर आप इस प्रकार की गतिविधियां बता सकते हैं। न्यूटन ने बताया। अब और दूसरी बात ये भी विचार करिए कि ये घटना क्या सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही हुआ, पहली बार ऐसी हुई होगी? पहली बार पानी जेम्स वॉट के किचन में उबला,
पहली बार सेब गिरा तो नीचे को गिरा, उसके पहले हमेशा सृष्टि के प्रारंभ से तो सेब ऊपर उड़ जाया करते थे आसमान में, ऐसा नहीं। फिर ये उस बच्चे के कौन सी शक्ति का परिचय है, तो हम जिसको अवलोकन की क्षमता कहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना, ये ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता हम उसको अन्य वातावरणों में भी दे सकते हैं। थोड़ा इस पर भी अपने को विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का मटेरियल तैयार हो, उसमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस करने के, आस पास का जो फ्लोरा एंड फौना कहलाता है, यानी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, इसको क्या हमारे बच्चे इस समय लॉकडाउन में थोड़ी छूट है, बहुत दूर नहीं जा सकते, हम जाने को कहेंगे भी नहीं, परंतु सारे स्वास्थ्य की सावधानियां रखते हुए भी क्या इस प्रकार के कुछ काम प्रोजेक्ट के रूप में, असाइनमेंट के रूप में हम उनको सौंप सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों को ये करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या। सीबीएसई ने अपने उसमें ये दो बातें इससे मिलती जुलती जोड़ दी। मिलती जुलती यानी हम जिनकी चर्चा पहले हिंदी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके कहते थे, आज अंग्रेजी में वे शब्द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये मैंडेटरी है सीबीएसई की ओर से। इस वर्ष का जो हम लोग सीबीएसई के प्रधानाचार्य बंधु हुए उन सबको ध्यान में होगा। अब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी क्या, अनुभव आधारित अधिगम, हिंदी अनुवाद यही करेंगे ना इसका। और ये अनुभव आधारित क्या है, तो अनुभव कैसे होगा, किसी दूसरे की पढ़ी हुई बात सुनकर क्या, मैंने गेंद उछाली और वापस कैच की, वो नीचे लौट कर आई, ये मेरा अनुभव हो गया। आप कक्ष में या घर में ये करने को कैसे, कक्ष में आप गेंद ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन आप उसे बता सकते हैं। और जिसके पास गेंद नहीं है वो क्या करे, तो उसके पास एक कंपास बॉक्स में उसके एक रबर रखी हुई है, इरेजर, जिससे वो पेंसिल का लेखा मिटाता है, उछालो छत की ओर और वापस कैच करो। एक बार, दो बार, तीन बार करने के बाद मैं कहता हूं कि अब वह उस विद्यार्थी के लिए न्यूटन का सिद्धांत नहीं रह गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। मेरे गुरुजी यदि मुझको बताते हैं कि रबर को उछालो और वापस आए नीचे, देखो किधर जाती है, तो यह सिद्धांत अब न्यूटन का मेरे लिए नहीं रह गया, अवनीश का सिद्धांत हो गया मेरे लिए, तो ना, क्योंकि मैंने स्वयं उसको अनुभूत कर लिया। अपने यहाँ तो कहा ही गया है, योगा आधारित शिक्षा जो हम विद्या भारती में बात करते हैं वो क्या है, स्वतः अनुभूत ज्ञान को ही हमने ज्ञान का आधार माना। और इसलिए इस प्रकार का अनुभव, अनुभूति अर्जित करने का अवसर हम उसको देते हैं क्या, दे सकते हैं क्या। मैं आप लोगों से बात करते करते एक कथा नहीं कहूंगा क्योंकि कथा बहुत लंबी हो जाएगी, समय की अपनी मर्यादा है। हम सब लोगों ने श्री सत्यनारायण कथा जरूर सुनी है, ब्रज प्रांत में खूब होती है। जरा सी कोई घटना हुई तो श्री सत्यनारायण कथा, पंडित जी आएंगे, लीलावती, कलावती, गौरध्वज, तुंगध्वज, हम सब सुनते हैं। आप सभी लोगों ने लगभग कभी ना कभी सुनी ही होगी, कितना गंभीरता से सुनी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय कह के हम उसे बाद में पंजीरी चरणामृत तो लेते ही। यह कहां से आई है कथा, मनगढ़ंत है क्या, तो पंडित जी बीच बीच में बताते हैं। हर अध्याय के अंत में, 5 अध्यायों में अंत में बताते हैं, इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, स्कंद पुराण के रेवा खंड में ये कथा है। इसी स्कंद पुराण की और एक और कथा है, और ये कथा जहां से प्रारंभ होती है, एक समय के बीच में जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य नामक तीर्थ में एक सभा करते रहे, उन 88,000 ऋषियों के, आज की भाषा में कहें तो 88,000 ऋषियों की एक सेमिनार हो रही थी, जिसके चेयरमैन शौनक नाम के ऋषि थे, जिनके गुरुकुल में ये सभा हो रही थी। और उसी समय परम ज्ञानी व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी वहां आते दिखाई पड़ते रहे, और फिर वो सब ने उनका स्वागत सत्कार किया। और फिर एक प्रश्न शौनक जी ने सबकी ओर से पूछ लिया कि आज जो ये सब दुनिया में गड़बड़ मची हुई है, इसको कैसे ठीक किया जाए। और फिर वो 5 अध्याय उसी पर और बताए हैं श्री सूत जी। भगवान वेद व्यास के शिष्य श्री सूत जी और सूत जी के शिष्य शौनक, इन्हीं शौनक के बारे में एक कथा। वो कथा में मैं केवल सूत्र रूप में 4-6 वाक्य कहूंगा। शौनक जब विद्यार्थी थे तब भी बड़े मेधावी छात्र समझे जाते थे, और यह मालूम था उस जमाने में लड़का IAS हो जाएगा, ये नहीं सोचा जाता था। ये सोचा जाता था कि मेधावी छात्र है तो आगे चलकर यह भी मुनि, ऋषि, आचार्य बनेगा, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा, दूसरों को बांटेगा। फिर भी आश्रम की एक व्यवस्था थी। गुरु जी ने बुलाकर उसको कहा, अब तुम्हारा मेरी ओर से इस गुरुकुल में जो कुछ सीख सकते थे कार्य पूरा हो गया, अब तुम्हारी छुट्टी करूंगा, मैं दीक्षांत करूंगा।
लेकिन दीक्षांत के समय परीक्षा होती है, मुझे मालूम है तुम बड़े मेधावी हो, लेकिन अब व्यवस्था है आश्रम की, नहीं तो पक्षपात का आरोप मेरे ऊपर आएगा कि तुमको मैंने ऐसी डिग्री दे दी और इसलिए मैं तुम्हारी भी परीक्षा लूंगा। परंतु परीक्षा में विशिष्टता ये होगी कि मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उसके साथ शर्त होगी। गुरुजी एक प्रश्न पूछेंगे, शौनक बोले इसका मतलब बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे, और दूसरा प्रश्न के साथ शर्त, तो ये अपने आप में और कठिन बात है। मैं कहा नहीं देखो भाई, कठिन और सरल तो कुछ नहीं होता, जिस प्रश्न का उत्तर हमको मालूम होता है वो सरल, जिसका उत्तर नहीं मालूम वो कठिन। मैं प्रश्न पूछूंगा, एक ही पूछूंगा, लेकिन शर्त पहले सुन लो। उत्तर तुमको वह बताना है जो तुमने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा हो और जो तुमने किसी आचार्य से नहीं सुना हो। अब आप सोचिए कि हम ज्यादातर चीजें कैसे सीखते हैं, या तो किसी पुस्तक में पढ़कर सीखते हैं या तो हमारे शिक्षक हमको बताते हैं, और वो शर्त है कि दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरुजी प्रश्न पूछिए। गुरुजी ने प्रश्न पूछा, शौनक तुम्हारे अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को सामिष बनाया अथवा निरामिष, शाकाहारी या मांसाहारी? शौनक ने कहा अरे गुरुजी मैं तो सोचा आप बड़ा कठिन प्रश्न पूछेंगे, जो सरल सी बात है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो मांस को पचाने की क्षमता वाला नहीं है। शरीर विज्ञान के आचार्य जी ने मुझको बताया था हमारी कक्षा में कि हमारे दांतों की संरचना वैसी नहीं है जैसे हिंसक पशुओं की होती है। हम मांस की चीरफाड़ करने वाले दांत हमारे नहीं होते, इसलिए हम कच्चा नहीं खा सकते, इसलिए हमको पका कर खाना पड़ता है, आदि आदि। गुरुजी ने कहा शौनक इतनी जल्दी मेरी शर्तें भूल गई? मैंने कहा था वह नहीं बताना जो ग्रंथ में पढ़ा हो, वह नहीं बताना जो आचार्य सुना हो। तुमने दोनों बातें आयुर्वेद में लिखा है और शरीर विज्ञान के आचार्य ने बताया, ये तो नहीं चलेगा। शौनक ने कहा गुरुजी इसके अलावा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, दूसरा कोई उपाय? तो उत्तर इतना सरल था। नहीं सोचा तो नहीं सोचा, अब सोचो, सोच के बताना। शौनक 10-12 दिन तक नहीं आए, फिर आचार्य जी ने बुलाया और अंततः उन्होंने कहा अभी मैं उत्तर नहीं सोच पाया हूं, नहीं खोज पाया हूं। और अंततः महीने 2 महीने बाद शौनक ने आकर कहा गुरुजी इस आश्रम की सीमा के अंदर मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा, मुझे बाहर जाने की अनुमति दीजिए। गुरुजी ने कहा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिग्री तभी मिलेगी, दीक्षांत तभी होगा जब उत्तर देखे जाओगे, नहीं तो बिना डिग्री घूमो। खैर चले गए, और कथा कहती है कि 12 वर्ष बाद लौटकर आए शौनक, और उन्होंने जो उत्तर दिया वो क्या था, इस 12 वर्ष में की गई रिसर्च की रिपोर्ट क्या थी। गुरुजी ने कहा मुझे लगा तुम तो लौट कर नहीं आए, संकोचवश या लज्जावश तुम उत्तर नहीं खोज पाए या कहीं चले गए, क्या बात? तो उन्होंने कहा गुरुजी खोजने में इतना समय लग गया, उत्तर सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, परंतु उत्तर में आपकी शर्तें दोनों पूरी होती हैं। उन्होंने कहा मैंने ये कहा नहीं था कि उत्तर सही देना जरूरी है, मैंने कहा था कि उत्तर की दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ग्रंथ में लिखा और आचार्य का सुनाया हुआ उत्तर नहीं चलेगा। बताओ क्या है उत्तर? उन्होंने कहा कि आपसे अनुमति लेकर जब मैं जंगल जंगल बस्ती बस्ती गांव गांव नगर नगर भटक रहा था, उस समय मुझको ध्यान में आया कि सृष्टि में 2 प्रकार के प्राणी हैं। इन दोनों प्राणियों में अंतर एक है। एक प्रकार के प्राणी वे हैं जो जब उनके सामने पानी होता है तो पानी पीने के लिए वो ऐसा करते हैं जैसे वो जीभ से पानी को चाट रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, ये सारे प्राणी इस प्रकार से पानी पीते हैं। दूसरे प्रकार के प्राणी हैं जो घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। घोड़ा, गधा, हिरण, गाय, भैंस, ये सब घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। और मेरे को ध्यान में आया कि जितने प्राणी घूंट घूंट करके पानी पी रहे हैं वे सब शाकाहारी प्राणी हैं, और जो चाट कर पी रहे हैं वे सब हिंसक यानी मांसाहारी प्राणी हैं। और शायद शिकार करने के बाद रक्त को चाटने के स्वभाव के कारण उनको ये आदत लगी होगी, और इसलिए ये दूसरे प्रकार के प्राणी। अब चूंकि मनुष्य भी घूंट घूंट करके पानी पीता है, इसलिए मुझको लगता है कि मनुष्य को प्रकृति ने तो शाकाहारी ही बनाया होगा, परंतु हो सकता है अभाव के कारण, स्वभाव के कारण, किसी बात के प्रभाव के कारण, अन्य अन्य परिस्थितियां होती हैं भौगोलिक और सब प्रकार की, उसके कारण मनुष्य ने मांसाहार स्वीकार कर लिया होगा। गुरु जी ने दीक्षांत कर लिया। परंतु मेरा प्रश्न, मुझे इसमें यहाँ शाकाहार मांसाहार के समर्थन विरोध में कुछ नहीं कहना है।
मेरा प्रश्न केवल इतना ही है कि हम में से कितने सूत जी ऐसे हैं जो अपने अपने शौनकों को इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन करने का अवसर देते हैं अथवा इस ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से देने के लिए तैयार हैं। हमारी कक्षाएं अधिक रोचक होंगी यदि हम उनको ऑब्जर्वेशन, मैंने पिछली बार विषय कहा था, आपने क्षेत्रफल की गणना करना बताया, लंबाई गुणा चौड़ाई ये सूत्र है, और आपके प्रश्नमाला में प्रश्न एक कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ, तो 4 गुणा 3 करके उसने 12 लिख दिया। आपने बता दिया कि साहब इसकी इकाई वर्ग मीटर होती है, उसने वर्ग मीटर लिख दिया। आपने उसे आयत का क्षेत्रफल अगर बताया है तो क्या आयत के क्षेत्रफल की केवल प्रश्नावली के 10 प्रश्न से आयत समझ में, उसे आयत और क्षेत्रफल समझ में आएगा? क्या हम उसे उसके पास जो जो आयताकार वस्तुएं हैं उनको स्वयं देखने की, ऑब्जर्व करने की अनुमति या अवसर नहीं दे सकते? भाई आप ऐसा करें, आपके पास जो जो चीजें आपको लगती हैं आयताकार, आयताकार की परिभाषा आपने उसे बता दी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहती है, वर्ग इस प्रकार का होता है, आयत इस प्रकार का होता है, परिभाषा बता दी आपने। ऑनलाइन पर आप चित्र बनाकर भी दिखा सकते हैं अगर पहले से उसे आयत की परिभाषा नहीं मालूम है तो। उसकी पुस्तक, उसकी कॉपी, उसका कैलकुलेटर, उसका लैपटॉप, उसके पापा का मोबाइल जिस पर वो कक्षा देख रहा है, उसकी टेबल जिस पर बैठकर वो पढ़ रहा है, टेबल का टॉप, खिड़की, दरवाजे, सब तो आयताकार। इसको स्वयं अपने मम्मी की जी स्केल उससे ही नापी है, नाप कर स्वयं उसकी आपने गणना कर ली। अब जरा सोचिए, आपने उसको क्षेत्रफल कैलकुलेट करना बता दिया, ये तो गणित का काम हुआ, परंतु आपने उसको नॉन स्कॉलस्टिक, आप कहिए उसने जीवन व्यवहार की कितनी चीजें सीख ली। उसने सीख लिया कि केवल ये प्रश्नावली के प्रश्न हल करके फेल पास होने के लिए नहीं होता क्षेत्रफल, जीवन के व्यवहार में भी क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए खिड़की, दरवाजा, पल्ला जब वो नापता है तब वो समझता है। दूसरी बात, मीटर सेंटीमीटर भी इकाई होती है और इंच और फीट भी इकाई होती है, और दोनों के आधार पर क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है, यह भी आप उसे बता सकते हैं। आपने कल उसको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बताया, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए वो जो रोटी खा रहा है वो वृत्ताकार है, और जो जिस थाली में रखकर खा रहा है, प्लेट में रखकर खा रहा है, वह भी वृत्ताकार है। उस वृत्ताकार का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला ठीक है, उसकी पाई का मान आपने उसको बता दिया है, लेकिन वो जो आर है उसको नापिए खुद। जो थाली या प्लेट है उसका अलग अलग साइज के, उसके यहाँ प्लेटें और थालियां होंगी, उनके साइज नापो, उसकी त्रिज्या कितनी है, ये रेडियस नापने के बाद। और रेडियस और 2r का क्या आपस में संबंध है तो वो जानता है। 2 कहने के मतलब ये कि रेडियस का दुगना व्यास होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास। लेकिन व्यास और परिधि के बीच का क्या संबंध होता है, तो उसका भी आप फॉर्मूला बताते हैं, उसको पाई से गुणा कर दीजिए तो परिधि आ जाती है। मेरा कहना है कि इसको भी क्या प्रैक्टिकली वो नहीं समझ सकता, स्वयं ऑब्जर्व करके नहीं सीख सकता? देखो भैया, इसका व्यास नापो और अब इस व्यास में पाई का गुणा कर दो, और अब जो उत्तर आया है उसी इंची टेप, और इंची टेप आपके पास नहीं है तो कोई सूतली, कोई धागा, कोई मम्मी से ऊन मांग लो थोड़ा सा, जिससे व्यास नापा आप जरा बड़े से परिधि भी नापो, और आप देखो जो आपने व्यास में 22/7 या 3.14 का गुणा करके उत्तर निकाला है, वही उत्तर क्या ये नहीं आ रहा है परिधि का? वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि गुणा भाग में कुछ उसके नापने में एक आध सूत का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब उसको ये समझ में आएगा कि ये केवल फॉर्मूला नहीं है 2πr या πr स्क्वायर, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुए हैं, ये उसके ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आ सकते हैं। तो काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए करने की, और यहाँ पर मैं उस भारतीय शिक्षा दर्शन मनोविज्ञान की भी बात जोड़ रहा हूं। मैंने कहा कि 2 प्रकार की हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं इसमें। अब यहाँ केवल 2 ज्ञानेंद्रिय नहीं, वो हाथों से नाप रहा है, वो चढ़कर स्टूल पर जा रहा है, तो पैर भी काम कर रहे हैं, तो कर्मेंद्रियां भी सक्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियां भी सक्रिय हैं। स्वयं ऑब्जर्वेशन। मैं जरा एक स्टेप और आगे बढ़कर फिर अपनी बात पर वापस आता हूं। अपने यहाँ कहा गया सीखने के, अपने यहाँ जिसे ज्ञानार्जन कहा गया, शिक्षा का भी ज्ञानार्जन करना है। ज्ञानार्जन के 2 करण कहे गए, बहिःकरण और अंतःकरण। मैंने अभी हाथ पैर की बात की, ये कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, और आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। हम आंख और कान की चर्चा कर ही चुके हैं, देखकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं। ठंडा, गरम, चिकना, खुरदरा ये हमारी त्वचा बताती है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसला ये हमारी जिह्वा बताती है। सुगंध, दुर्गंध, और सुगंध में भी
बेले की, मोगरे की, गुलाब की, ये गंध अलग अलग होती है, ये हमारी नाक बताती है। अपने यहाँ जो प्रातः स्मरण हम लोग कहते हैं, उस प्रातः स्मरण का अंतिम से ठीक पहला श्लोक स्मरण कीजिए। पृथ्वी सगंधा सरसास्तापः स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेजः नभः सशब्दम। आगे के श्लोक में छोड़ रहा हूं। ये पांच वे पंच महाभूत, पंच तत्व, जल पावक गगन समीरा, जिनको कहा गया, जिनसे कहा गया कि ये सृष्टि की रचना हुई और हमारा शरीर भी इसी, शरीर की रचना भी नहीं पांच से, सृष्टि की रचना भी नहीं पांच से। और उन पांचों महाभूतों के एक एक गुण। पृथ्वी सगंध, पृथ्वी गंध युक्त है। सरसास्तापः, आपह यानी जल, वो सरस है। अब जरा एक एक गुण के साथ जोड़ दीजिए और शरीर के एक एक अंग के साथ जोड़ लीजिए। पृथ्वी सगंध, गंध हम कहां से अनुभूत करते हैं? नाक से। एक ज्ञानेंद्रिय, शरीर के रचना का एक अंग और सृष्टि का एक महाभूत। सरसास्तापः, आपह यानी जल का स्वाद, ये माने स्वभाव, वो सरसता है, स्वाद है। यह स्वाद लेने का काम हम जिह्वा से करते हैं। स्पर्शी च वायु, वायु का स्पर्श गुण है। जब स्पर्श होती है शरीर से, तब हमको पता लगता है कि वायु चल रही है। स्पर्शी च वायु, हम स्पर्श का की अनुभूति त्वचा से लेते हैं। ज्वलनम च तेजः, तेज यानी प्रकाश, प्रकाश दिखाई देता है। विज्ञान का परावर्तन का सिद्धांत प्रकाश का परावर्तन ही। हम कोई चीज देखते कैसे हैं? जब प्रकाश परावर्तित होकर आता है। तो यह ज्वलनम च तेजः, प्रकाश, ये अग्नि का गुण है और आंखों से ग्रहण किया जाता है। और नभः सशब्दम, ये आकाश है जिसका गुण है शब्द उत्पन्न करना, ध्वनि, आवाज उत्पन्न करना, और ये हम कानों से सुनते हैं। पंच महाभूत, उससे जुड़ी हुई हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां। इन पांच ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वह हमको ज्ञानार्जन का माध्यम बन जाता है। इनको बहिकरण इसलिए कहा गया है क्योंकि बाहर से दिखाई देते, पांचों कर्मेंद्रियां भी दिखाई देती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां भी दिखाई देती है। इसके साथ यानी इनके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया आगे कहां चलती है? तो भारत का जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह बताता है कि अंतःकरण नाम की भी चीज है। और अंतःकरण को अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। अंतःकरण में चार तत्व निहित हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मन तत्व है। अब इसको जरा आज की भाषा में, हमारे आचार्य परिवार को भी हमें अगर ये बात बतानी होगी तो उनको ये अध्यात्म शायद उतना नहीं समझ में आएगा, हम उन्हें बता सकते हैं। ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये टीवी के चैनल्स के समान है। आपके छत पर डिश एंटीना लगा हुआ है, 300 चैनल कैच करता होगा। लेकिन अगर आपके कमरे में आपके सामने स्क्रीन नहीं रखा हुआ, टीवी नहीं है, तो आप कुछ नहीं देख सकते। 300 में से एक भी स्क्रीन चाहिए। ये मन जो पहला तत्व है, यह स्क्रीन है जिस पर ये पांच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारियां डिस्प्ले होती हैं, दिखाई देती हैं। आप हम दिन भर में ऐसी 200, 400, 500, 1000 चीजें सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों का काम करते हैं। इन सब से प्राप्त जो अनुभूतियां हैं, इन अनुभूतियों को मन रूपी स्क्रीन पर डिस्प्ले करती हैं वे। तब हमको पता लगती है सुगंध आ रही है कि दुर्गंध आ रही है, स्वाद खट्टा है कि मीठा है। लेकिन ये ज्ञानेंद्रियां कुछ भी सीखती नहीं है। अब आप सोचिए, एक स्टेप में और आगे बढ़ रहा हूं। अंतःकरण चतुष्टय में मैं केवल 3 की ही बात करूंगा। यह जो मन है, इस पर आने वाली इतनी सारी बातें सब काम की नहीं होती। काम की बातें गिनी चुनी इनमें से होती हैं। और इसलिए इनमें से जो काम की बातें रहती हैं उनको सेव कर लिया जाता है और बेकार की बातों को डिलीट कर दिया जाता है। हम अपने मोबाइल में आए हुए मैसेजेस में ज्यादा हो जाते हैं तो हम डिलीट करते हैं जो बेकार लगते हैं हमको, और जो काम के उनको सेव करके रखते हैं। यह जो कंप्यूटर में सेव करना और डिलीट करने का काम है, वो हमारे यहाँ इनबिल्ट है। भगवान ने, प्रकृति ने हमको देकर ही भेजा है। इनके लिए हमारे अंतःकरण चतुष्टय के 2 और तत्व काम में आते हैं। बुद्धि नाम का फिल्टर है। कंप्यूटर में फिल्टर भी होता है। बुद्धि नाम का फिल्टर है जो काम की बातों को चित्त नाम के हार्ड डिस्क में सेव कर देता है और बाकी को डिलीट कर देता है। आज तारीख है 24। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि 15 जून की रात के भोजन में आपने क्या सब्जी खाई थी, तो आप में से ज्यादातर को याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो लगा नहीं कि ये कोई याद रखने वाली बात है। कोई ना कोई घिया होगी तो रही होगी, कुछ ना कुछ खाया ही होगा, क्या याद रखना है इसको? रोज ही खाते हैं, दिन में 2-3 बार खाते हैं। परंतु मैं आपसे पूछूं कि आपके विवाह में सबसे बड़ी है मिठाई कौन सी बनी थी, तो कोई नहीं भूला है, भले उसे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हो। इसलिए कि वो हमारे यहाँ कोई डायरी में लिख के उसे याद करना रखना नहीं शुरू किया। यहाँ पर यह जो चित्त रूपी हार्ड डिस्क में जो कुछ भी सेव हो गया वही ज्ञान है। जो आपने सुना, पढ़ा, देखा, सूंघा और भूल गए, वो ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए भारत का जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह इस तत्व को, यानी तीनों को, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त, ज्ञानेंद्रिय रूपी चैनल से प्राप्त ज्ञान को मन रूपी स्क्रीन पर प्रदर्शित करके बुद्धि रूपी फिल्टर द्वारा जिसको छान और हार्ड डिस्क, चित्त रूपी हार्ड डिस्क में काम की बातों को सेव कर दिया जाता है। वे केवल वही ज्ञान है, बाकी चीजें जो आप भूल गए वो ज्ञान नहीं है। आज इस ऑनलाइन कक्षाओं के काम में क्या हम इस प्रकार की कुछ चीजों को जोड़कर, इस चीजों का विचार करके हम बच्चों को, अपने विद्यार्थियों के इस प्रकार की भी कुछ चीजें जिसमें उनका यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंस कौन करता है? हाथ पैर थोड़ी एक्सपीरियंस करते हैं, हाथ पैर केवल काम करते हैं। अंततः तो मन, बुद्धि और चित्त ही करता है। उनमें भी बुद्धि का काम है कि जो बेकार है उनको हटा देते हैं। चित्त से चीजें फिर से जब आवश्यकता पड़ती है दोबारा स्मरण आ जाती हैं। यही ज्ञान है। संचित जो हो गया, हार्ड डिस्क में सेव हो गया, वह ज्ञान है। अगर मैं आपसे एक शब्द उपयोग करूं और आपसे कहूं कि वो सोचिए क्या चीज हो सकती है, 10 सेकंड लगेंगे। मैं कहता हूं, एक शब्द मैं बोलता हूं, आम, और आपने 10 सेकंड में आम के बारे में कुछ न कुछ सोच लिया होगा। आप में से किसी को, अब क्योंकि आमने सामने नहीं है इसलिए प्रश्न पूछने का अवसर नहीं, आप में से किसी को पेड़ पर लटका हुआ आम दिखाई दिया होगा, पका हुआ, किसी को प्लेट में काट कर फांके बना कर रखा गया आम दिखाई दिया होगा, किसी को देसी आम पानी में बाल्टी में भिगोए दिखाई दिए होंगे, किसी को डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ टोकरी में आम दिखाई दिया होगा, किसी को, किसी बहन को शायद कच्ची वाली आम भी दिखाई दी हो, कैरी जो नमक लगा खाते थे बचपन में। आम वही है, सबको अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। आम तो मैंने साधारण चीज की, अगर इसी को मैं ईश्वर बोलता तो आपके सबके, किसी को बांके बिहारी जी दिखाई देते, किसी को देवी माता दिखाई देती, किसी को भोले बाबा दिखाई देते, किसी को बजरंगबली दिखाई देते। सबके अपने अपने सोचने के तरीके। अब ये कहां से आया? आम सोचते ही हमारे ध्यान में आम का एक स्वरूप या ईश्वर का एक स्वरूप, वो हमारे चित्त में जो अवस्थित है वही वापस बुद्धि ने पूछा ये कभी पहले आया है क्या, मेमोरी से तुरंत निकल कर आ जाता है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। मन, बुद्धि और चित्त के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं हो सकती। इसको भी अपने को विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारी जो यह गतिविधि आधारित शिक्षण की बात है, इसमें होमवर्क देना, चेक करना हमारे बस में भले ही ना हो, क्योंकि वो आपने बता भी दिया, इस प्रश्नावली का आपने एक प्रश्न हल करके बता दिया, बाकी घर से करो। अब बाकी तो अगले दिन आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे? इतनी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं कि वो होमवर्क करके आपको वापस दिखाई दी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ विद्यालयों ने शायद ऐसी व्यवस्था खड़ी कर ली होगी। परंतु आप सोचिए कि हमारे आचार्य जी के लिए कितना बड़ा काम हो गया। पहले उस कंटेंट को जनरेट करना, कंटेंट जनरेशन की तैयारी करना, उसकी शूटिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना, उसको साउंड के साथ मिक्स करना, आदि जो कुछ भी है वह सब करके उसको अपलोड करना और बाद में उसके आधार पर गृह कार्य को वापस चेक करना। तो 20 घंटे से कम का स्कूल आपका नहीं होगा, क्योंकि आप केवल एक विषय या केवल एक कक्षा नहीं पढ़ाते, आपको अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषयों को भी पढ़ाना पड़ता है। ऐसी स्थिति के लिए अपने लिए इस प्रकार की एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये उनके सीखने की गति को भी बढ़ाएगी और हमारे ऊपर प्रेशर भी कम करेगी। इसलिए अपने को इस बात की आवश्यकता ऐसी हो सकती है। इसके लिए आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। दीक्षा ऐप सीबीएसई ने बनाया हुआ है, उसे सीबीएसई के अलावा कोई भी उपयोग कर सकता है, सबके लिए उपलब्ध है। उसमें आप अपने वीडियो या पीपीटी या पीडीएफ बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए विद्यादान नाम का ऐप है, आप उस पर अपलोड कर दें। बाद में आप जो दीक्षा नाम का ऐप है उससे आप डाउनलोड करके अपने विद्यार्थियों को भेज सकते हैं। अनेक
अपने यहाँ विद्या भारती में भी जो ई पाठशाला भोपाल चलती है, अपना एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो चुका है राकेश जी का, उनके पास भी अनेक वीडियोज या पीपीटी वगैरह तैयार हुई रखी हैं, आप उनसे ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा खान एकेडमी प्रकार की अनेक, जिनके विज्ञापन आप देखते रहते होंगे टीवी पर, वे सब भी वह उपलब्ध कराते हैं। इनमें मुझे सब में मेरा कहना है कि सभी विद्वान लोगों ने बनाई है, बहुत अच्छा मटेरियल होगा, परंतु उनकी विद्वता यहाँ पर एक मर्यादा से बंधी हुई होती है कि हमारे विद्यार्थियों को कैसी भाषा, कैसी शैली, कौन से उदाहरणों से सीखना सुविधाजनक रहता है, ये भी वे नहीं जानते। वो बहुत विद्वान होंगे लेकिन हमारे विद्यार्थियों को नहीं पहचानते। इसलिए ये कंटेंट हम स्वयं बनाकर जब देते हैं तो हम अपने प्रकार के उदाहरण उनके घर के आसपास या घर के अंदर उपलब्ध उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण नहीं है, वास्तव में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की बात मैं करता हूं, उदाहरण के तौर पर ही कर रहा हूं। सामान्य रूप से हमारी वाली पीढ़ी, माने हम में से अनेक लोग जो पिछली पीढ़ी वाले हैं, उनको ध्यान होगा कि बुनियादी शिक्षा के नाम पर विद्यालयों में चलता था, विशेषकर सरकारी विद्यालयों में तो खूब चलता ही था। कुछ स्थानों पर अपने यहाँ भी शिशु मंदिरों, विद्या मंदिरों में भी प्रयोग होता था। गांधी जी का उस समय प्रभाव भी था लोगों के मन पर और अच्छा उपयोग भी लगा। लेकिन हुआ क्या कि वो बाद में केवल वो तकली चलाने या मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के कुछ खिलौने बनाने तक सीमित रह गया। बाद में धीरे धीरे वो बंद भी होगा। कौन उसमें मिट्टी में हाथ देगा, कौन मगजमारी करे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन आप जरा सोचिए, बच्चा चरखा नहीं चला सकता, तकली चला के सूत काटना, क्या होगा इससे? कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं? लेकिन जरा सोचिए कितनी सारी चीजें आप एक साथ सिखा रहे हैं। उसको आपने, उसकी अगर ध्यान हो, पिछली पीढ़ी को तो ध्यान ही होगा, अजय जी, कृष्ण जी वगैरह बैठे हैं जिन लोगों ने उस समय में शिक्षा प्राप्त की है, पूनी कितनी आज आती, इसकी गिनती रखना गणित नहीं है क्या? कौन सी किस्म की कपास होती है जिससे अच्छा सूत काटा जा सकता है, मजबूत सूत बनता है, ये आपने उसको किस्म नहीं बता दी। कपास उगाने के लिए कौन से प्रकार की मिट्टी की किस्म चाहिए, आपने उसे एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी नहीं बता दी, मृदा विज्ञान नहीं सिखा दिया। कोई कोर्स नहीं है, लेकिन बच्चों को पता लग गया कपास उगाने के लिए, जिसको वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, उसका नाम ही कॉटन सॉइल इसलिए है कि वह काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। उसको ये पता लग गया। यह मिट्टी हमारे देश के किन राज्यों में पाई जाती, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, या कहाँ कपास की उपज अच्छी होती है, आपने भूगोल नहीं पढ़ा दिया क्या उसको? इसके लिए जरूरी तो नहीं कि पुस्तक से ही आप भूगोल पढ़ें। हमारे यहाँ ये सूती कपड़े के निर्माण की कला, ढाका की मलमल कहते हैं, एक पूरा थान अंगूठी में से निकल जाता था, बहुत अच्छी उन्नत कला थी, अंग्रेजों ने इसको नष्ट कर दिया। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं है क्या भारत की? आप उसे बता रहे हैं इसके माध्यम से। इसको लेकर जो भी कुछ सारा चक्र चलाया गया, वो क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है? अंग्रेजों के आक्रमण और हमारे देश की कलाओं को, स्किल्स को समाप्त करना, शिल्पों को समाप्त करना, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है? आपने बताई क्या उसको? उसका लेखा जोखा रखा, गणित सीख गया, उसको लिखना सीख गया, भाषा सीख गया। यह ऐसी लिस्ट आप आगे गिना सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। ये बुनियादी शिक्षा केवल तकली काटने तक सीमित नहीं थी। आज जिसको सीबीएसई कह रही है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये क्या है? और आपने कितने सारे विषय एक साथ सिखा दिए। अगर आप में से अनेक लोग जो पिछली बार जुड़े थे उनको स्मरण हो, मैंने नदी का उदाहरण दिया था, इसी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमारे पास समय है कि हम योजना करके एक ही विषय बिंदु को अनेक विषयों के संबंध में उनकी हम ऑनलाइन अपनी जो तैयारी में जो हमारा सामग्री है उसको तैयार करने के लिए योजना अपने आचार्य परिवार के साथ बना सकते हैं। आप में से जो लोग पिछली बार नहीं जुड़े थे, मैं केवल उसको संक्षेप में दोहरा रहा हूं। वह नदी हमारी किसी हिंदी की पुस्तक में होती है तो उसमें उस नदी के बारे में कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं, कुछ आप उसके पर्यायवाची बता देते हैं वगैरह वगैरह। परंतु वह नदी ही कहां से निकली और कहां जाकर दूसरी नदी या समुद्र में मिली, यह उस नदी का भूगोल है। उस नदी के किनारे कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं, कौन से राज्यों से होकर नदी गुजरती है, उसका भूगोल है। उसके किनारे किन राजाओं की राजधानी थी या कौन से युद्ध लड़े गए, उस नदी के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है। उस नदी पर कौन कौन से तीर्थ कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये उससे जुड़ी हुई संस्कृति है। नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा का विषय उसके साथ हमारा जुड़ता है आधारभूत विषयों में से। उस नदी में जिन कारणों से प्रदूषण हो रहा है उन रसायनों की चर्चा रसायन विज्ञान है। उस नदी के अंदर रहने वाले जो जल जंतु हैं और जो जल वनस्पतियां हैं वो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के विषय नहीं है क्या?
उस नदी पर जो बांध बनाया गया है वह फिजिक्स का विषय नहीं है, इंजीनियरिंग का विषय नहीं है। उसमें जो उसके माध्यम से आप ताप उत्पन्न करते हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग का विषय नहीं है क्या? उस बांध से निकली हुई नहरों से कितने क्षेत्र की सिंचाई होती है, ये अर्थशास्त्र का और कृषि विज्ञान का विषय नहीं है? कौन सी फसलें जो पहले नहीं हो पाती थी लेकिन नहरों के निकलने, बांध बन जाने के बाद होने लगी, ये क्या उस नदी के कारण से होने वाला अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान का क्षेत्र नहीं हो गया? उस बांध के बन जाने से या नदी के निकल जाने से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अंडरग्राउंड वाटर लेवल, भूमिगत जो जल स्तर है, वो कितना सुधर गया है? यह क्या उसके जियोलॉजी का, भूगर्भ विज्ञान का विषय नहीं है क्या? आप एक नहीं अनेक विषयों के साथ उस एक नदी, ये केवल नदी एक विषय नहीं है। अब जरा सोचिए कि क्या हम ऑनलाइन कक्षाएं बनाते समय क्या ऐसे हमारे विविध विषय, हमारे भाषा वाले भी, हमारे विज्ञान वाले भी, हमारे गणित वाले भी, सामाजिक विज्ञान वाले भी, संस्कृत और अंग्रेजी वाले भी बंधु, क्या एक साथ बैठकर विद्यार्थियों के लिए कुछ कॉम्पैक्ट, कुछ कॉम्प्रेहेंसिव इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? यदि हम इतने सारी चीजों को एक साथ जोड़ सके तो आप जरा सोचिए, बच्चों को वो फिजिक्स की नदी कुछ और होती है, केमिस्ट्री की नदी कुछ और होती है और हिंदी की नदी कुछ और होती है, तो ये भ्रम आपने समाप्त कर, वही नदी है जिसमें ये सारी चीजें होती। साथ ही साथ एक विचार करने वाली बात आपने अपने लिए भी कर ली। आपने कॉम्पैक्ट जब कोई सामग्री तैयार की तो अनेक बंधुओं को आपकी एक वीडियो में या एक पीपीटी में अनेक विषयों का ज्ञान आपने एक साथ जोड़ दिया। तो जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट परिश्रम होता था, नदी तो आखिर सभी बताते थे ना शुरुआत करते हुए, इसलिए नदी के मूल विचार को लेकर इन सारे विषयों को, और ये केवल नदी और तकली, मैंने 2 उदाहरण दिए, आप हर विषय में, हाँ ये हो सकता है कि 100% सारे टॉपिक्स आपके ऐसे नहीं हो जिनको आप मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी, जिनको कहा अंतर विषयक या बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ बता सकें, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी एक कक्षा में क्या ऐसे 10 टॉपिक भी नहीं निकल आएंगे? और 10 टॉपिक अगर आपने निकाल लिए तो आप बहुत बड़ी सफलता, मुझे लगता है कि आपके विभिन्न विषयों के कोर्सेज का एक बड़ा भाग ये तैयार हो जाएगा। बच्चों को इसमें रोचकता भी दिखाई देगी, निरसता नहीं आएगी, और उनके सोचने के, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसका जो सोचने का फलक है वह भी विस्तारित होगा, क्योंकि वो केवल नदी या तकली को इस एंगल से नहीं सोचता। आप उसे जो भी विषय देंगे उससे संबंधित वो अन्य बातों को सोचने के लिए प्रवृत्त भी होगा, इसलिए आप उसको यह भी विचार कर सकते हैं। समय की सीमा भी एक विषय है। हमारा यह सामग्री कितने देर की हो, आप 40-45 मिनट की, जैसे 35 से 40 मिनट की कक्षा लेते हैं, वो इतना बड़ा आप नहीं बना सकते, अपने पास उतना कंटेंट नहीं, उतना साधन नहीं, और फिर दे भी दिया तो भाई विद्यार्थी के बारे में भी सोचिए। अगर सबने 40-40 मिनट की क्लास की वीडियो या पीपीटी या जो भी ग्राफिक्स वगैरह आपने तैयार कर दिए, तो उसको तो 6, आपके पास एक विषय होगा, उसको 6 विषय पढ़ने, 7 विषय पढ़ने, 6-7 विषयों के 40-40 मिनट, जरा सोचिए। फिर आप सबने उनको असाइनमेंट या गृह कार्य दिया तो वो कब करेगा, कब ये सुनेगा? अंत तक क्या होगा, ऑनलाइन है ना, वो अपने वीडियो ऑडियो बंद कर देगा, आराम से बैठ जाएगा। आप पूछेंगे कि क्या सुना, तो कह देगा सब नेटवर्क नहीं था। इसलिए नीरसता न आए, सरसता बनी रहे, रोचकता बनी रहे, इसलिए समय सीमा। सीबीएसई के तो इंस्ट्रक्शंस हैं, छोटी कक्षा ने 5वीं तक की अगर है तो फिर उन्होंने नर्सरी केजी ने जो प्राथमिक कक्षा है, पहली कक्षा तक तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, कुछ नहीं होना, क्योंकि बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर वो देखते हैं। उसके ऊपर 5वीं कक्षा तक 10 से 12 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा एकाग्रता नहीं बच्चे की। 6ठी 7वीं 8वीं, जिसको हम किशोर वर्ग कहते हैं, उसके लिए 15 मिनट, 17-18 मिनट तक की ये बाल वर्ग के लिए 15 मिनट, और किशोर वर्ग यानी 9वीं 10वीं कक्षा के लिए यह 17-18 मिनट, और उससे भी ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो भी 20-22-25 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए। यह अपने लिए एक बंधन होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका कार्य नहीं चलने वाला है। आपका एकाग्रता यदि बालक को नहीं हुई, मैं जरा अगर विद्या भारती की पंचपदी की भाषा में, यहाँ पर पंचपदी की चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल शब्द उपयोग कर रहा हूं, अधीति, लेकिन ये हमारा काम है केवल अधीति। उस अधीति के आधार पर बोध नहीं हुआ विद्यार्थी को, तो आपका परिश्रम तो गया पानी में ना। आपने बहुत सिखाया। अभी रामायण आ रही थी, लवकुश वाला प्रसंग सबको ध्यान है। वाल्मीकि रामायण में लवकुश के युद्ध के बाद अयोध्या के साथ जो वैदिक सेना के साथ जो युद्ध होता है,
उसके बाद वहां पर अंत में जो वर्णन आता है वो एक श्लोक की आधी पंक्ति माने एक पंक्ति में आता है कि यह युद्ध 17 दिन चला, न हतो न हतः। 17 दिन चले युद्ध में, न कोई मारा गया न कोई घायल हुआ। ऐसा कैसा युद्ध होगा जो न कोई मरा न कोई घायल हुआ? हमारी कक्षा ऐसी तो नहीं हो जाएगी, आचार्य जी पढ़ा पढ़ा कर परेशान है, पसीने पसीने लस्त-पस्त, और विद्यार्थी बेचारा पढ़ पढ़ के पक गया है, बोर हो गया है, ना उसको कुछ समझ में आया, ना हमारा कोई काम निकला, उससे उपयोग नहीं हुआ। इसलिए आवश्यक है कि उस बालक की रोचकता बनाकर समय सीमा के अंदर एकाग्रता बनाते हुए हम यदि उसको बोध भी करा पाए, और जो उसके आगे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है वह प्रयोग, अभ्यास, प्रयोग और प्रचार से संबंधित है। वह बालक जो स्वयं सीख रहा है वो दूसरों को सिखाए, वो उसका अभ्यास करके उसको पुष्ट करे और प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में उसको प्रयोग करना सीख जाए। इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात यह करने की आवश्यकता है। कुछ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने शुरू में संकेत रूप में कहा है, कुछ और बातों पर ध्यान करें। जैसे असुरक्षा की भावना जो आज अभिभावकों में भी है, विद्यार्थियों में भी है, स्वाभाविक रूप से मन के अंदर छुपी हुई है, बाहर से कोई कुछ भी दिखाए लेकिन मन में डर तो सबके है। जो बिना मास्क के बाहर घूम रहा है, जो कोई परहेज नहीं कर रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है, मन में उसके भी डर है, पता नहीं किस दिन पकड़ा जाऊंगा। टीवी के आंकड़े हम सबके मन में कोई ना कोई भय उत्पन्न करते हैं, और इसलिए हमें उस भय से भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। उसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं, मैंने पिछली बार भी बात की थी, पर्यावरण सुधर गया तो ये केवल पर्यावरण विज्ञान विषय की बात नहीं है। पर्यावरण अच्छा हो गया, उसके पीछे कारण ट्रैफिक नहीं चल रहा, गाड़ियां नहीं चल रही, डीजल पेट्रोल का धुआं नहीं आ रहा, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, फैक्ट्रीज बंद है इसलिए धुआं नहीं आ रहा, पर्यावरण स्वच्छ हो गया, इसलिए सहारनपुर से हिमालय दिखने लगा, जलंधर से धौलागिरी दिखने लगा। ट्रैफिक नहीं है, रोड एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, ये भी सुरक्षा का विषय है। सरकारी अस्पताल सारे कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व हो गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं आ रहे डर के कारण, पेशेंट्स की भीड़ फिर भी नहीं, लाइनें फिर भी नहीं लगी हुई। पैथोलॉजिकल लैब्स जहां खुली भी हैं, खुलने की अनुमति होने के बावजूद भी क्या लाइनें नहीं लगी हुई हैं? लोग सब स्वस्थ हो गए क्या? हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसके कारण से लोगों को ध्यान में आ गया, घर में दाल रोटी खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं, लेकिन स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है। उनको शायद जो बहुत सारे लोग, हरिशंकर जी ने प्रारंभ में ही कहा कि इस समय शरीर को स्वस्थ रखना, तो स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास की बहुत सारी विधियां जो हम उपयोग कर सकते हैं वे कर रहे हैं। तो अपने विद्यार्थियों को, अपने आचार्य बंधु बहनों को इसके साथ ही जोड़ना, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वे सुरक्षित रहेंगे तो विद्यालय चलेगा ना हमारा। हमारा विद्यालय चलाने के लिए आवश्यकता केवल क्लासेस चलाना, ऑनलाइन हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए उतना भर नहीं है, कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। मुझे अशोक गांगुली जी ध्यान में आ रहे हैं जो कहा करते थे कि हम कोर्स को कवर करने के चक्कर में रहते हैं हमेशा, जबकि होना क्या चाहिए? जरा सोचिए, किसी छुट्टी के दिन सुबह सुबह अभी आप सोकर ही उठे हैं और कोई अपने बंधु, कोई रिश्तेदार अचानक पहुंच गए, गाड़ी सुबह 6-7 बजे पहुंचती थी, आ गए, अभी घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं, घड़ी करके नहीं रखे गए हैं, कपड़े गंदे ढेर लगे हैं धुलने के लिए, और वो आ गए, तो हम क्या करते हैं? अरे अरे ऐसे वो जल्दी से कवर कर दो, ऊपर से एक बेडशीट चादर डाल दी, कवर हो गए। तो कवर हम किस चीज को करते हैं? जो अवांछित है, अनवांटेड, उसको कवर करते हैं। आप कोर्स भी कवर कर रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो कवर नहीं कर रहे, उसमें से डिस्कवर क्या कर रहे हैं, उसमें से निकल क्या रहा है, जिसको अधिगम परिणाम कहा जाता है। मुझे लगता है कि सर्वाधिक रोचकता और इन सारी चीजों के लिए जो एक मूलभूत बात है, इस कंटेंट को बनाने वाले बंधु को अधिगम परिणाम बिल्कुल ध्यान में रहे, टारगेट में रहे, अंततः निकलना यह। आज तक विद्यार्थी, जो मैंने अधीति और बोध कहा, अधिगम परिणाम वही बोध है। आज तक मेरा विद्यार्थी नहीं जानता था, आज से जानने लगेगा, आज तक नहीं सुना था, आज सुन लिया उसने ये शब्द, आज तक इसका अर्थ नहीं मालूम था, आज उसको अर्थ समझ में आ जाएगा। आज तक इसके बारे में वो कुछ बता नहीं सकता था, आज से बताने लग पड़ेगा। आज तक वो इसके बारे में 4 वाक्य नहीं लिख सकता था, आज से वो इसके बारे में 1 प्रश्न 2 प्रश्न लिख सकेगा। यह उसके जानकारी की, ज्ञान की वृद्धि होगी। इसको लेकर यदि हमने अपनी योजना तैयार की तो मुझे लगता है कि हम सारी चीजों को ठीक कर सकते। रोल ऑफ एजुकेटर हैज टू बी रीडिफाइंड, ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी
कि 3 भाषणों के 3 वाक्यों को ध्यान दें। 12 मई को उन्होंने कहा लड़ाई लंबी चलेगी। उसके बाद जिस दिन उनके 1 वर्ष पूरे हुए इस बार सरकार के, उस समय फिर उन्होंने एक बात कही, कोई वायरस भारत का भविष्य नहीं तय करेगा। और इस बात का स्वाभाविक रूप से अर्थ यह है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में से भी हमको अपने सारे काम करने हैं, लेकिन सारे काम में यदि हमने केवल उसमें केंद्र में इतना ही विचार किया कि हमें केवल कोर्स कंप्लीट करा देना है, कोर्स कवर करना है, तो इससे नहीं होगा। उससे वह लर्निंग आउटकम नहीं निकलने वाला है जो वास्तव में हमारी अपेक्षा थी। जो कुछ हो रहा है उसमें से हमारी शिक्षकों की जो भूमिका है उसको पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। विद्यालयों को, जैसे मैंने कहा कि वो रीडिफाइन करना है हमारी भूमिका को, ऐसे ही इनको रीडिजाइन करना है। विद्यालय के सिस्टम को, व्यवस्थाओं को अपने को रीडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी। टाइम टेबल को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से आपको उसका गठन करना पड़ेगा। आज की जो आवश्यकता है, आप उसे कह सकते हैं 21वीं शताब्दी की आवश्यकता है। इन सब के माध्यम से हम क्या चीज निकाल सकते हैं। 1 जुलाई से सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि हमारी ये व्यवस्थाएं खड़ी हों। इस बीच में मेरी जानकारी में आया कि राकेश जी के माध्यम से हमारे प्रशिक्षण वर्ग आचार्यों के आयोजित हो गए कंटेंट जनरेशन पर। मेरा निवेदन यह है, ब्रिज में जिसको उपयोग करते हैं, यही जो अब हम कर रहे हैं ये थोड़ा चिकनी चुपड़ी स्वरूप में आ जाए, थोड़ा और व्यवस्थित हो जाएं और थोड़ी सरस रोचक हो जाएं। इसमें अधिगम परिणाम हमारा सामने दिखाई देता रहे, हमको ध्यान में रहे हम क्या करना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता का विषय ये हम सब लोगों के लिए विचार करने का विषय है। सामान्यतः जिस दिन आत्मनिर्भरता का विषय प्रधानमंत्री जी ने कहा, रात 8 बजे वो कहकर गए, 12 बजे तक सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर ये साबुन, ये मंजन, ये वॉशिंग पाउडर, ये कोल्ड ड्रिंक, ये स्वदेशी, ये विदेशी की लिस्ट घूमनी शुरू हो गई। क्या केवल बाजार आत्मनिर्भरता का प्रतीक है? स्वदेशी का भाव केवल बाजार के सामानों पर होता है। ये कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो हम विदेशी हो गए, ये कोल्ड ड्रिंक है तो स्वदेशी हो गए। यह भी एक प्रकार है, यह भी मार्केट का प्रकार भी एक प्रकार है, परंतु केवल सामान नहीं। स्वदेशी में स्वभाषा, स्वभूषा, स्वव्यवहार, स्वसंस्कृति, स्वसभ्यता, ये सारा जो स्व यानी हमारा अपना है, इसका विचार हमारे विद्यार्थियों को देने का एक बहुत अच्छा अवसर हमारे पास नहीं आ गया है। इस ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें उनके साथ इस प्रकार से, ये जिसे आधुनिक शास्त्र जिसको नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज कहता है और हम जिसको जीवन मूल्य आधारित शिक्षा कहते हैं, ये सारे जीवन मूल्य सिखाने का एक अवसर हमको नहीं मिला। हम हर विषय में कोई भी हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, क्या उसमें 30 सेकेंड विज्ञापन चला सकते हैं अगर टीवी चैनल्स वाले? तो आप सोचिए हमारा जो टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए हमने सामग्री तैयार कर रहे हैं, उसके लिए किस प्रकार की बात सिखाना समझाना, कौन से विषय से संबंधित कौन से जीवन मूल्य की बात हो सकती है। इसके लिए कोई अलग से नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अलग पीपीटीज बनाने की, पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हर विषय के साथ जुड़ सकती हैं। इसको यदि हमने इस प्रकार से सोचा तो हमारी चीजें और अच्छी व्यवस्थित समय सीमा के अंदर बच्चों के जैसे आप कह सकते हैं उनके कौशल की क्षमताओं के विकास करने वाले हो सकेंगे। इस प्रकार की हमारे ध्यान में वह टारगेट रहे, किसको सिखा रहे हैं, उसके आयु वर्ग के, उसके बौद्धिक क्षमता के, उसके सीखने के स्तर, उसके पाठ्यक्रम, इन सब के संतुलन के साथ जब हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा काम कर तो अभी भी रहे हैं, परंतु यही काम और अधिक प्रभावी और परिणामकारी हो सकेगा। हम सब लोग इस दृष्टि से जब विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं बेहतर परिणाम हम निकाल पाएंगे इसमें से और कुछ और अच्छा करने का हमको अवसर मिलेगा। मैं अपनी बात को यहाँ, समय सीमा भी है, मुझको जो समय बताया गया था उससे मैं 3 मिनट आगे निकल गया हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ, समाप्त करता हूँ। आप में सैनिक बंधुओं के चैट बॉक्स में मैं देख रहा था, उन्होंने कुछ कमेंट्स तो लिखे हैं लेकिन प्रश्न कोई नहीं है। फिर भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं।
आप में से अधिकांश के पास मेरा फोन नंबर होगा, वही व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं उसको यथासमय उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। अपनी बात यहाँ पूरी करता हूँ। सबने धैर्यपूर्वक सुना। सभी को नमस्कार। जरा अनम्यूट। हाँ, कार्यक्रम के लिए भाई साहब क्या क्रियान्वयन के विषय में और भाई साहब के बीच में आप बीच में उठ गए तो ठीक रहेगा, आप बताएंगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ कृष्ण जी। हाँ आइए सर। भाई साहब ने अपना प्रबोधन बंद कर दिया है। अपने हाँ मालूम है। अपने राष्ट्रीय मंत्री मानवर अवनीश जी जिस बात के लिए सिद्धहस्त हैं, बड़ी से बड़ी और गूढ़ बात को भी चुटकियों में और छोटी छोटी कथाओं के और उदाहरणों के माध्यम से वे रखते हैं और हमारे हृदय में प्रवेश कराते हैं। ऐसा ऑनलाइन भी उन्होंने अपनी बातों को कितना सरल ढंग से रखा है। और जो उन्होंने अंत में कहा कि चिकनी चुपड़ी रोचक करके हम लोग अपने कंटेंट क्रिएट करें, ऐसा उन्होंने हमें करके दिखाया है। ऐसी अनेक बातें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हम भारतीय बड़ी जल्दी हर परिस्थिति से एडजस्ट हो जाते हैं। पहले हमें मालूम है कि हम 18-19 साल के विद्यालय चलाते थे। कोई 18 साल पढ़ता था, कोई 12 साल पढ़ता था, कोई 19 साल पढ़ता था। और 24 घंटे के विद्यालय हमारे यहाँ चलते थे जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। अब डे स्कूल आ गए तो हमने तुरंत डे स्कूल में अपने को कन्वर्ट कर लिया। और अब ऑनलाइन तो विद्या भारती के विद्यालयों में भी जहाँ फोन रखाना वर्जित था, वहां भी हम इसमें अपने को आगे मान रहे हैं। लेकिन 1 जुलाई से जो परिस्थितियां होंगी, सभी स्कूलों ने इसकी ट्रेनिंग ली है, क्योंकि एक शिक्षा में परिवर्तन था और ये परिवर्तन स्थायी रूप से आ गया है। बहुत अधिक परिवर्तन। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा आमने सामने बैठकर जो हमारी है वो तो होगी ही, लेकिन इस परिवर्तन को भी हमें आत्मसात करना पड़ेगा। क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए भविष्य में इस प्रकार के शिक्षण के लिए। ये मानवर अवनीश जी ने कहा है। अपने जो मई और जून के वर्ग हुए हैं प्रति बुधवार, आज उसका एक प्रकार से अंतिम वर्ग है। 26 तारीख को मान्यवर यतीन जी के द्वारा इन सब वर्गों का क्रियान्वयन हम कैसे करें, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात आएगी। आज जैसा कि भाई साहब ने कहा भी, आपकी चैट पढ़ते रहे थे वो, कि टिप्पणी ज्यादा है, प्रश्न कम है। क्योंकि भाई साहब का कहने का ढंग ही इस प्रकार का है कि प्रश्न वो उभरने ही नहीं देते। ऐसा अच्छा वक्तव्य जब फिर भी हमारे मध्य में से किसी के द्वारा कोई प्रश्न उभरता हो, वो चैट के माध्यम से अब भी डाल सकते हैं। और मैं भाई साहब का जो औपचारिक आभार प्रदर्शन होगा वो तो होगा ही, लेकिन ब्रज प्रदेश के लिए जो आपने बातें रखी हैं, आपके सामने प्रधानाचार्य हैं, हमारी 5 समितियों की समिति है, मंत्री हैं, प्रदेश निरीक्षक हैं, पूर्णकालिक हैं, सभी। और ये जो हमारी लॉक हो गया था ये कार्यक्रम, तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये लाइव चल भी रहा है। ऐसे ब्रज प्रदेश के सैकड़ों शिक्षा जगत के कार्यकर्ताओं ने इसे देखा है। हम उसे अपने व्यवहार में अवश्य लाएंगे, क्योंकि बिना क्रियान्वयन के कोई वर्ग सफल नहीं होता है। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं कृष्णकांत जी से आग्रह करूंगा और भाई साहब से भी आग्रह करूंगा, कोई चैट पर ऐसा क्वेश्चन आया हो तो उसे जरूर उसके ऊपर 1-2 मिनट ले लें, अन्यथा श्री कृष्णकांत जी अपने आगे का समापन की ओर चलें, ऐसा मेरा निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। आप सभी से, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, ये ऑनलाइन मीटिंग हमारे जीवन में बहुत से बंधु ऐसे हैं पहली बार ही हम लोग अटेंड कर रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ का एक पार्ट थे, इसलिए इनमें ज्वाइन करते समय आग्रह ये है कि समय का विशेष ध्यान रखें। अगली जब यतीन जी भाई साहब की मीटिंग होगी तो पहले से समय पे आना चाहिए, और स्क्रीन पे हम कैसे देख रहे हैं इसे स्वयं भी एक बार मॉनिटर करें। आगे के समापन की अगर आपके क्वेश्चन हो कोई, तो जैसा आदरणीय भाई साहब ने कहा कि उनके व्हाट्सएप पे नहीं मेरे पास भेज सकते हैं, या आपने जिन लोगों ने आपको मीटिंग आईडी भेजी है उनसे सीधे इस माध्यम के द्वारा बात कर सकते हैं। और हमारे संगठन मंत्री जी हर मीटिंग में रहते हैं, आपकी बात उनके द्वारा भी सक्षम अधिकारी पर हमेशा पहुंचती ही है। समापन के लिए अपनी जो समितियां हैं उनमें श्री विद्या परिषद ब्रज प्रदेश की डॉक्टर विद्योत्मा जी, आप एक स्थानीय महाविद्यालय में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और श्री विद्या परिषद की ब्रज प्रदेश की आप मंत्री हैं, राष्ट्र सेविका समिति की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे प्रतीकात्मक स्वरूप कहूंगा कि भाई साहब का वोट ऑफ थैंक्स, आभार व्यक्त करें। डॉक्टर विद्योत्मा जी। मैं डॉक्टर विद्योत्मा से एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री बीएससी कॉलेज पश्चिम उत्तर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कोविड-19 की शिक्षा पर प्रभाव एवं दायित्व इस विषय पर राष्ट्रीय मंत्री श्री विद्या भारती के श्री अवनीश भटनागर जी भाई साहब का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अध्यापन और अधिगम, इसमें आने वाली चुनौतियों और उनके से कैसे निपटा जाए, इन सब से भाई साहब ने अपने शब्दों से बहुत अच्छी तरह, बहुत बेहतर तरीके से परिचय कराया। शब्दों से गागर में सागर बनने वाले भाई साहब ने अपने विचारों से न केवल चिंतन एवं मनन करने हेतु बिंदु दिए जो जाने अनजाने हम सबके मनों में चल रहे थे, हम सब के मन में वो मथ रहे थे, अपितु उनसे जूझने हेतु उत्तरदायित्व एवं समाधान का मार्ग भी प्रशस्त किया। जिस प्रकार सुरुचि पूर्वक बनाया हुआ पौष्टिक भोजन और ताजा भोजन हमारे शरीर को पुष्ट करता है, उसी प्रकार प्रायोगिक, भावनात्मक और वैचारिक शब्दों के बेहतर सामंजस्य से भाई साहब ने अपने हमारे मस्तिष्क को एक पुष्टता प्रदान की है, एक हमें नया मार्ग दिखाया है, और इसके लिए हम भाई साहब के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सुदृढ़ समाज निर्माण में हम सबकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस सब के लिए हम कृतसंकल्प हैं और निश्चित ही हम विकट परिस्थितियों को पार पाने में पूर्णतः सक्षम होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं भाई साहब का हार्दिक आभार करती हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही इस कुशलता पूर्वक आयोजित कार्यशाला के लिए मैं आयोजक सदस्यों श्री हरिशंकर जी भाई साहब, श्री डॉक्टर अजय शर्मा जी भाई साहब और श्री कृष्णकांत जी, आप सभी को आभार प्रकट करती हूँ, और साथ ही इस बैठक में उपस्थित होने वाले सभी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। हम सब लोग समापन की ओर चलें, इससे पूर्व मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि अगली 26 की जो मीटिंग है माननीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी के साथ, उसकी आईडी आपको 25 की दोपहर तक नहीं मिलती है, तो जो आपको आईडी प्रोवाइड कराते हैं उनसे वॉइस कॉल करके एक बार पूछ लेना ठीक रहता है। समापन पे हम कल्याण मंत्र, मथुरा महानगर का एक विद्यालय है, बाबू दाऊदयाल एडवोकेट सरस्वती विद्या मंदिर, सौंफ रोड, मथुरा, उसके प्रधानाचार्य हैं हमारे जो बहुत संस्कार भारती के सक्रिय कार्यकर्ता शशांक तिवारी जी, वो कल्याण मंत्र कराएंगे। उसके बाद भी औपचारिक रूप से अगर हम एक दूसरे की कोई बात कहना है, जैसे कमलेश जी हैं हमारे उपस्थित, तो अनऑफिशियल मीटिंग 15 मिनट चलती रहेगी। शशांक जी, कल्याण मंत्र। तो किसी भी एक मुद्रा में हम सब लोग बैठेंगे और तो वही दे, लेकिन जो बोल रहा हूँ तो अच्छा अपने मन में ही बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे हमने चैट करो, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति शांति।
अब भी आप अपने चैट में क्वेश्चन डाल देंगे तो मैं भाई साहब के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा उसका। और आदरणीय अवनीश जी भाई साहब को नमस्ते। जी साहब, सबनकू राधे राधे साहब। राधे राधे भाई साहब। बिहारी जी आइए। प्रणाम भाई साहब। राधे राधे जी भाई साहब, सभी को नमस्कार। नमस्कार। शशांक जी कोई कुछ कहना हो? कृष्णकांत जी। हाँ भाई साहब नमस्ते। ऑफिशियल चलाएंगे। नमस्ते। मैं ये कह रहा था जी कि आज जो संख्या अपनी इस पर थी ऐप पर जी, और YouTube पे पता लग जाएगा कौन कौन थे? बिल्कुल लग जाएगा, यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ये तीनों ना, फेसबुक, YouTube चैनल और जूम ऐप अपना, इन तीनों की टोटल संख्या बताओ कितनी और अपेक्षित कितनी थी, आज कितनी उपस्थिति रही है? जूम के बता देंगे भाई साहब। अभी अधिकतम 72 लोग जुड़े थे। नहीं पूछ करके बताना, एक मिनट पूछ के बताना, और अटेंडेंस भी लगाना। कौन ये बरेली वाले, मुझे लगता है कभी आते नहीं, उनसे संपर्क संबंध ही नहीं हो रहा। बरेली और रौनकता के नहीं आते हैं। मैंने कमलेश जी से भी कहा था तो कह रहे, कमलेश जी भी कह रहे थे कनेक्ट। ये कमलेश जी का काम नहीं है, मुझे बताओ ना भाई साहब। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा। ये कमलेश जी का काम नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है भाई साहब। सभी को नमस्ते भाई साहब। प्रेम किशोर जी कैसे हैं? अनम्यूट तो कर लो प्रेम किशोर जी, अनम्यूट कर लो, आप फ्री हो सब। सभी के लिए नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को सर। सभी बंधुओं को नमस्कार भाई। मेरा ये निवेदन है, ये जो फेसबुक लाइव है हम सब अपनी आईडी से भी शेयर करें, तो इससे अधिकांश जगह तक लाभ मिलेगा। इनका मार्गदर्शन करें। फेसबुक का मतलब ही है सर, जब आप शेयर कर रहे हैं तो बेनिफिट है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, और इसके लाइक्स बढ़ेंगे, दूर तक रहेंगे, हमारी बात सही जगह तक पहुंचेगी, बच्चे भी समझेंगे। हाँ सभी करेंगे, नहीं कि विद्या भारती में कार्यरत है, जिन्हें भी आपके मित्र हैं वगैरह है, सबसे करें। ठीक है प्रेम किशोर जी। हाँ ठीक है भाई साहब, बढ़िया एकदम। शेयर करिए ऐसे नहीं। विचित्रपाल सिंह जी कहाँ गए भाई साहब? विचित्रपाल जनशिक्षा से हूँ, जनशिक्षा से। नारायण जी ने अंधेरा कर लिया, जैसे ही मीटिंग जा रही है ऐसे लग रहा है कि थिएटर में बैठे धीरे धीरे लॉकडाउन कर रहे हैं। आ रही है वर्षा हो रही है भैया। अच्छा, अरे बड़े आनंद आ रहा है, पसीना आ रहा है सब। अरे आप तो कमरा में बैठे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ कमलेश जी भाई साहब। जी कमलेश जी। जी जी बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बीच में खूब कटोरी में दलिया खा रहे दिख रहे। अरे यार वहां से चल के यहाँ तक आ गए, थोड़ा आ गए, और बीच में 8 घंटे खड़े रहे जाम में। हाँ अरे परेशानी भूख लगी आएगी। हाँ, अब तुम्हारी बैठक भी सुनते रहे, जाम में खड़े रहे 8 घंटे। ऐसा जाम वाले मिश्रा जी कहाँ बैठे? यहाँ पर सीवर लाइन पड़ रही है ना, तो वन साइड रास्ता कर दिया तो परेशानी हो रही है। ठीक है सर, अब मीटिंग क्लोज करते हैं ऑफिशियली। ठीक है शशांक जी, थैंक यू। कुछ कहता है सभी को? नहीं, शेयर करें, इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बढ़िया, बधाई सर आपको। ठीक है, नमस्कार सभी के लिए सर। नमस्कार 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 भैया। रामचरण जी चले गए क्या? अरे नमस्कार।